हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आज है हमारा लेक्चर का दूसरा दिन। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। आज लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है और पता नहीं भगवान मुझसे नाराज़ हैं शायद, लेकिन क्या कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ में। और आज हम लोग पढ़ रहे होंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे जो ओएस होता है हम उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे वो सिस्टम पे लोड होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात कर रहे होंगे। बट आज के लिए हम लोग पढ़ रहे होंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के इन 5 टॉपिक के बारे में। पहले हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे क्या होते हैं। और आज हम लोग मेनली कवर करेंगे हमारे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को। हम जानेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं, इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मैं उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँगा, जिससे कि आपको इन्हें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इस्तेमाल करने में भी काफ़ी दिक्कत नहीं होने वाली है और आप अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकेंगे दूसरों को भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 तरीके के टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र से आपने समझ ही लिया होगा कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम खाली सिंगल यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि नाम है वैसा काम है, एक से ज़्यादा इंसान के साथ में ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सकता है। तीसरा आता है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो प्रोसेस होती हैं उनका बैचेस बना करके और उन्हें उन पे काम कर रहा होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि इसका नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS भी इसको लोग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रियल टाइम में हमारे साथ में वर्क कर सके। और उसके बाद लास्ट आता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका भी जैसा नाम वैसा काम। टाइम शेयरिंग मतलब कि आपके सारे प्रोसेसेस में टाइम शेयर कर करके ये उनसे काम करेगा। आप इसको जनरली जैसे इसको RTOS कहते हैं, इसको TSOS कह रहे होते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। तो अब जैसा मैंने आपसे कहा था, हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं उस हिसाब से। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ सिंगल यूज टू एक्सेस OS एट अ पर्टिकुलर टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल टास्क OS। मतलब कि ये एक ऐसा OS है जो कि सिंगल यूज़र को एक्सेस देता है अपने सिस्टम का एक टाइम पे, और इसको हम लोग सिंगल टास्क OS भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें परफॉर्म ही सिंगल टास्क हो रहा है। अब इट इज़ मेनली फॉर होम कंप्यूटर्स एंड परफॉर्म सिंगल टास्क एट अ टाइम। इट फैसिलिटेट इंटरेक्शन थ्रू GUI एंड CLI। तो अब जैसे कि आपके जितने भी कंप्यूटर होते हैं जो कि आप घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे आपका मैकबुक हो गया, चाहे आपका डेस्कटॉप हो गया, चाहे आपके पर्सनल PCs हो गए, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वर्क कर रही होती हैं आपके सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पे। क्योंकि आप सिंगल यूज़र होते हैं, इनमें मल्टीपल लोगों का काम नहीं होता है, वो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इनमें होता क्या है कि इनमें जो भी आपके काम हो रहे होते हैं वो एट अ टाइम सिंगल टास्क ही आप कर रहे होते हैं। वो बस उनके प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है तो आपको लग रहा होता है कि आप एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर एक टाइम पे आप एक तरीके से एक ही काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन्हें हम लोग सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि ये GUI CLI क्या है। GUI होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ये दो ऐसे इंटरफेस होते हैं जिन पे कि आपका सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब हम आते हैं इनके एडवांटेजेस पे और डिसएडवांटेजेस पे। तो क्योंकि ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका कोई कॉम्प्लेक्स मेमोरी साइज़ नहीं होता है, तो ये बहुत लेस मेमोरी लेता है एक भी सिस्टम पे इंस्टॉल होने के लिए। फिर इजी टू मेंटेन होता है, क्योंकि सिंगल यूज़र है तो सिर्फ आपकी चीज़ें हैं तो आपको इसको मेंटेन करने में आसानी होती है। दूसरा आता है ऑफर्स बेटर परफॉर्मेंस फॉर सिंगल यूज़र। ऑफ कोर्स सिर्फ आप काम कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा लोग का काम नहीं है, वर्कलोड नहीं है, मेमोरी स्पेस कम ले रहा है, तो ये आपके लिए अच्छे से परफॉर्म कर पाता है और आपको एक बेटर एक इंटरफेस मिलता है, आपको एक बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, आपका काम एक अच्छे तरीके से हो पाता है। अब ये जो चीज़ें हैं ये जितनी अच्छी हैं
आपके जब यही चीज़ मल्टी यूज़र के लिए जाती हैं तो ये चीज़ ख़राब होने लग जाती है। जैसे आपका CPU टाइम जो होता है इंक्रीज़ कर देता है। अब ऑफकोर्स सी बात है कि अगर आप एक टाइम पे 2 टास्क कर सकते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, है कि नहीं। अब ऐसे देखिए, अगर आप वो कहते हैं ना मल्टीटास्कर बनना। अब मान लीजिए कि मैं कर सकता हूँ ये काम कि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ और मैं कह सकते हैं कि स्विमिंग कर लूँ, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते स्विमिंग कर लूँ। या बहुत लोग देखे होंगे कि ब्लॉगिंग करते हैं तो वो लोग अपने राइडिंग भी कर रहे हैं, अपना पैशन भी पूरा कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो लोग एक ही टाइम पर 2 टास्क कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अब वहाँ पे क्या है, उनका जो CPU है, उनका जो प्रोसेसर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बस एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी खाली पढ़ा सकता हूँ, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, इसलिए CPU टाइम इंक्रीज़ हो जाता है इसका, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम कर पा रहा होता है, ना कि ढेर सारे काम। दूसरा होता है लैक ऑफ सिक्योरिटी। अब क्योंकि ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका सिक्योरिटी उतना खास नहीं होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उतना सिक्योर नहीं माना जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हम लोग को अपने ऊपर फायरवॉल इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बहुत सारे, जैसे कि कोई खिल आता है आपका, ये सब इंस्टॉल करना पड़ता है इसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद होता है ये स्केलेबल नहीं होता इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग मोर यूज़र। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब एक से ज़्यादा यूज़र की बात आती है तो स्केलेबल नहीं है, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, ये बहुत फॉल्ट करेगा उस सिचुएशन में। तो यही है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये है उसका डेफिनीशन, ये इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। मैंने इसको एक तरीके से ऐसे बनाया है कि ये आप डिक्टो भी अगर अपने पेपर में आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो आप एक अच्छा मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। अब आप एग्जांपल के तौर पे, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप ले सकते हैं आपके जितने भी पर्सनल विंडोज़ आ गए, आपके मैक OS आ गए और लाइनक्स आ गया, ये आपके सारे जितने हैं ये एग्जांपल्स आप मान सकते हैं एक पर्सनल सिंगल यूज़र इंटरफेस के लिए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पे और ख़त्म करेंगे इनके ये सारे डिसएडवांटेजेस। अब हम बात कर रहे होंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे पार्ट यानी कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब जैसा कि हमने सिंगल यूज़र में पढ़ा था कि हम लोग एक टाइम पे सिंगल यूज़र ही उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, मल्टी यूज़र हमें एक मौका देता है कि हम ढेर सारे यूज़र के साथ काम कर सकें। तो मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज एट अ टाइम। It is provided using a network that consists of various personal computers attached to mainframe computers. इसका मतलब कि मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है या मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ये हमें ये डिफरेंट रिसोर्सेज, यानी कि हमने जैसे कि आपको बताया था पहले लेक्चर में कि आगे हम बात कर रहे होंगे कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिन पर हम वर्क कर सकते हैं। तो हर एक प्रोसेस को ढेर सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है एक काम को करने के लिए। मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यही कर सकता है कि वो डिफरेंट रिसोर्सेज को एक ही टाइम पे हमें एक्सेस दिलवा सकता है। सिंगल यूज़र ये नहीं कर सकता था। सिंगल यूज़र का कहना था भाई आप आओ, आप पहले काम करो एक रिसोर्स पे एक टाइम पे, और उसके बाद आप जाओ तब दूसरा कोई काम करेगा भैया। या तो आप ही को काम करना है तो आप पहले एक काम कर लीजिए, आपको गाना सुनना है पहले गाना सुन लीजिए, उसके बाद ही आप प्रिंट करवा सकते हैं अपना कॉपी किताब। अब ये नहीं कि आप कॉपी किताब भी प्रिंट करवा रहे हैं और गाना भी सुन रहे हैं, ना बाबा ना। लेकिन मल्टीपल यूज़र कहा कि भाई साहब क्यों नहीं, हम है ना। तो मल्टीपल यूज़र ने ये कह दिया कि भाई हम आपको AI से कॉफ़ी भी मंगवा के देंगे ऑर्डर करके, हम आपको चाय भी देंगे, हम आपको ये भी देंगे प्रिंट करके भी देंगे, और आप जो भी काम कहेंगे वो हम करने के लिए रेडी हैं। अब इसको करने के लिए ये क्या करता है कि ये पर्सनल कंप्यूटर्स जो कि सिंगल यूज़र में थे उनका एक नेटवर्क बना देता है, उनका एक जाल सा बुन देता है जो कि एक दूसरे से अटैच होते हैं, और वो एक दूसरे से अटैच होते हैं किनके ज़रिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ज़रिए। आपने सर्वर के नाम सुने होंगे। सर्वर कुछ नहीं है, एक तरीके से एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ही आप मान सकते हैं जिनसे कि वर्ल्ड वाइड चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो अब आपका इसका आता है एडवांटेज आ गया पहला वर्सिटैलिटी। वर्सिटैलिटी आप समझ ही गए होंगे कि वर्सिटाइल है भाई नेचर में, आपके बहुत सारे काम कर सकता है। उसके बाद डाटा बैकअप। अब क्योंकि एक सर्वर से कनेक्टेड है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो अगर आपके डाटा उड़ भी जाते हैं या फिर आपके डाटा किस तरीके से मिसप्लेस हो जाता है तो आप बैकअप का ऑप्शन यहाँ पे रहता है, आप यहाँ से अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। यूज़र कैन शेयर डाटा।
अब क्योंकि बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो यूज़र से एक दूसरे के बीच में भी डाटा शेयर कर सकते हैं इसके माध्यम से। यूज़र डाटा यहाँ से जो भी एड्रेस होगा, उसका IP एड्रेस जहाँ पे भी उसको भेजना होगा, वहाँ पे वो डाटा भेज सकता है और वहाँ से वैसे ले भी सकता है। उसके बाद आता है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। अब क्योंकि ये मल्टीपल यूज़र होता है, तो ये हमें एक और चीज़ प्रोवाइड करता है कि हम बहुत सारे हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल कर सकते हैं इसको। ये मल्टीपल हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है बड़ी आसानी से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज आता है, जो कि आपके लिए की पॉइंट साबित होगा, इफ़ वन कंप्यूटर फेल्स इट डज नॉट अफेक्ट अदर्स इन नेटवर्क। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर है और मेरा कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर किसी तरीके से ख़राब हो जाता है या माल फंक्शन करने लगता है, तो इस सिस्टम पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप तब भी मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू ऐसे ही काम कर सकते हैं जैसे कि आप पहले से कर रहे होंगे। अब आता है इसके साथ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि ये हार्डवेयर कंपैटिबल होता है और मल्टीपल यूजर पे डील कर रहा होता है, इसमें हमें बहुत सारे हार्डवेयर, बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ जाता है। सिक्योरिटी रिस्क इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब आप मल्टीपल चीज़ों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम होने की या फिर इशू होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अब जैसे आपको कह दूँ मैं कि ऐसा है कि आपको मम्मी के पास से कॉल आया है कि भाई राशन लेने जाना है, पापा ने कहा है कि नहीं बेटा घर पे बल्ब बनाना है, उसके लिए स्क्रू ड्राइवर लेके आना है, और आपके पास अपना भी काम है भाई, आपको बहुत सारा असाइनमेंट लिखने के लिए मिला है। तो उस केस में हो सकता है कि आप फॉल्ट कर जाएं और आप लात खा जाएं। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे कि सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है कि आप अगर मल्टीपल चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई वर्क पे फॉल्ट हो जाए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर से एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो ईजी सी बात है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। मल्टीपल डाटा ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, इधर प्रोसेस हो रहे होंगे, शेयरिंग चल रही होगी, आप खुद से काम कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों पे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये नेचर में। अब आज हमने बात की सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और कल हम बात करेंगे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि आपके कुछ मेन ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं जो कि आप बहुत सारे फील्ड में अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली को ग्रो होने में मदद करें। अगर कोई भी सुझाव हो जो आप मुझे देना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम तक पहुँच सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आप इन फ्यूचर ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट चाहते हैं, तो आप मुझे DM कर सकते हैं कि मैं और कौन सा कंटेंट बनाऊं। बाकी तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू देयर।